हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ का पहला टॉपिक हमारा क्या देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई वाले स्ट्रेट वायर के कारण या स्ट्रेट वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होगी, उसी के बारे में हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो आप हमारा देख रहे हैं फिगर में, ये वाला वायर, ये हमारा वायर है, ये हमारा क्या है, वायर, जो कि एक्सटेंडेड है अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ वाला मानना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ वाला है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस वाला साइन दिखा रहा है कि इस पे चार्ज जो है सो कि यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि इसी वायर से आर डिस्टेंस पर यहां पी कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ, दैट मींस कहीं ना कहीं हमको गॉसेज लॉ का उपयोग करके और तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना होगा, पता करना होगा। और गॉसेज लॉ तभी लागू होंगे, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जब आप गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो अब सोच रहे होंगे कि सर यहां पे गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ होगा। तो देखिए फिगर में दिख रहा है, मैंने अब क्या किया कि इसी आर को रेडियस फिर मान लिया और आर रेडियस वाले एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया जो कि पॉइंट पी से पास करेगा। तो देखिए ये जो मैंने सिलेंडर बनाया ये पास कर रहा है कहां, पॉइंट पी से। तो हम क्या करेंगे कि इस वायर के चारों ओर आर रेडियस वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देंगे, जिसका लेंथ कितना मान लेंगे सिलेंडर का, हम एल मान लेंगे, ठीक है ना। साथ ही क्या करेंगे कि इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या मान लेंगे, लेमडा। अब सोच रहे होंगे कि सर लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पढ़ा चुके हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी फॉर्मूला होती है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वायर के, उसी को मेनली हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो इसको हम क्या मान लिया, लेमडा मान लिया, ठीक है ना। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वायर के एल लेंथ पे जो चार्ज होगा, उसी चार्ज को ये गॉसियन सरफेस क्या करेगा, इनक्लोज करेगा। तो चलिए आइए हम पता कर लेते हैं कि गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा। चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। मैंने क्या बताया कि इस वायर के एल लेंथ पे जो चार्ज होगा, उसी चार्ज को ये गॉसियन सरफेस इनक्लोज करेगा, क्योंकि जो बाहर है वायर का पार्ट, उसको तो ये इनक्लोज करेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको लिनियर चार्ज डेंसिटी का तो लेमडा से डिनोट करते हैं, और वायर की कितने लंबाई पर, जितना सिलेंडर की लंबाई है उतने ही लंबाई पर। तो ये हमारा हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके पास तीन सरफेस होंगे। अब सोच रहे होंगे सर तीन सरफेस, तो चलिए आइए हम देखते हैं। ये देखिए हमारे हाथ में एक मार्कर है, यदि इस मार्कर को हम सपोजिट सिलेंडर इमेजिन कर ले, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास तीन सरफेसेज है। देखिए एक ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला, जिसको हम पैरेलल प्लेन सरफेसेज कह सकते हैं, जो कि सर्कुलर होगा, और दूसरा ये वाला जिसको आप कर्व्ड सरफेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कर्व्ड सरफेस के नाम से। तो चलिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सिलेंडर में यही कि हमारे पास
दो सर्कुलर सरफेसेज S3 और S2, और सिलेंडर का एक जो सरफेस है S1, वो हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान देना है यहाँ पे कि वायर पे जो हमारा चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे वायर के चारों ओर जो वायर पे चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उसके डायरेक्शन वायर के लेंथ के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए, ये वायर के लेंथ के क्या दिखाया है, परपेंडिकुलर दिखाया। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि तीनों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि किसी भी सरफेस की जो एरिया वेक्टर होती है, वह उसी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे देखिए, अब मान ले जाए कि अगर हम इस फेस का एरिया वेक्टर, ये सर्कुलर फेस जो ऊपर वाला है, इसकी बात करें, तो इसका एरिया वेक्टर देख लीजिए कहीं ना कहीं इसी के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो सरफेस S2 का जो एरिया वेक्टर होगा, जिसको मैंने DS2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, देख लीजिए ये कहाँ होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी सरफेस के परपेंडिकुलरली। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर के लेंथ के परपेंडिकुलरली कहाँ रहेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं इस जो सरफेस को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है S2 को, S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल हमारा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे, फ्लक्स निकालने की फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होती है, E इंटू ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S2 विल बी इक्वल टू 0, यानी सरफेस S2 से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें नीचे वाली जो सर्कुलर फेस है उसकी, तो इसको मैंने S3 से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, तो अगर बात करें तो फिर इसका एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं आउटवर्ड डायरेक्शन में और इसी सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा, जिसको मैंने DS3 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने पहले ही बता दिया कि वायर के चारों ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में वायर के लेंथ के परपेंडिकुलरली होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ही। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इस सरफेस के लिए भी हमारा क्या रहने वाला है, 90 डिग्री। यानी जो हमारा पैरेलल प्लेन सरफेसेज है S2 और S3, ये दोनों से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करें हम कर्व्ड सरफेस किसका, S1 का, तो देख लीजिए इसका एरिया वेक्टर जो होगा कहीं ना कहीं DS1, अब इसी के परपेंडिकुलर होगा। फिर दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। सो यहाँ पे क्लियर है ये कि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस था, इसमें जो तीन सरफेस थे, इसमें से दो सरफेस S2 और S3 से जो फ्लक्स गुजरेंगे वो 0 के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों देख रहे हैं आप फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। बट जो हमारा कर्व सरफेस S1 है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल होगा हमारा, वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो आप निकाल लेंगे यहाँ पे यदि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो देख लीजिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ए, और कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो देखिए E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री हो जाएंगे। तो फाई इक्वल टू हमारे पास फाइनली E इंटू क्या हो जाएंगे, A। और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई RL हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे A अगर हम लिखे तो ये हमारा कहीं ना कहीं सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को, S1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए हम S1 ही कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है ना। तो S1 का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई RL के क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस S1 मैंने फाइंड आउट कर लिया। इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे, फर्स्ट। अब बात करते हैं किसका, गॉसेज लॉ का। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्यू की वैल्यू को निकाल लिया है, गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है उसका वैल्यू हम पता कर रखे पहले से, जो कि लेमडा इंटू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। यानी फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन।
तो इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकेंड। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन हमारा गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेट मीन्स दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखिए फाइनली हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए अब यहां से फाई की वैल्यू हमारा कितना था, E इंटू 2 पाई RL। तो E इंटू क्या लिखेंगे हम, 2 पाई RL, और ये इक्वल हो जाएंगे किसके, लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। एल से एल हमारा क्या हो गया, कैंसिल, यानी फाइनली जो हमारा ई की वैल्यू होगी वो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। और इसी को चाहे तो यहाँ पे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ई प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। मतलब क्लियर है कि वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे आप फील्ड की इंटेंसिटी क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि वायर के लेंथ जो था वो लेंथ से लेंथ हमारा कैंसिल हो गया। तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को क्या करने का, फाइंड आउट करने का, जिसको मैंने बिल्कुल आसान और सरल तरीके से क्या किया, डिराइव किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब नए वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएंगे।